हेलो क्लास, वेलकम टू इंजीनियर्स एकेडमी। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? स्ट्रक्चरल एनालिसिस। उसी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था? अभी तक हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर होता क्या है, टाइप ऑफ स्ट्रक्चर कितने हैं, फिर स्केलेटल स्ट्रक्चर को दो पार्ट में डिवाइड किया था, पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर, रिजिड जॉइंटेड स्ट्रक्चर। फिर हमने देखा था टाइप ऑफ सपोर्ट, कितने टाइप के सपोर्ट हैं, फिर टाइप ऑफ बीम देखे थे कितने टाइप हैं। तो फिर से हम आगे अब देखते हैं उसके आगे क्या है। ठीक है, तो आगे आता है आपका टाइप ऑफ मेंबर। मतलब ये क्या है कि कोई भी स्ट्रक्चर बना है तो कौन कौन से मेंबर उसमें लगे हुए हैं, इसमें हम देखेंगे। तो आपका पहला मेंबर आता है एक्सियल मेंबर। एक्सियल मेंबर का मतलब क्या है? एक्सियल मेंबर का मतलब है कि वो एक्सियली फोर्स को बस कैरी करेगा, बाकी फोर्स को कैरी नहीं करेगा, बस एक्सियली फोर्स को कैरी करेगा। अब वो फोर्स या तो कंप्रेसिव हो सकता है या तो टेंसाइल नेचर का हो सकता है। तो इसमें यहाँ पे लिखा है, इसने बस एक ही फोर्स को ये कैरी करेगा, या तो कंप्रेसिव होगा या तो टेंसाइल होगा। तो अननोन फोर्स यहाँ पे कितने हो जाएंगे? ओनली वन। या तो टेंशन होगा, टेंशन एक्सियल, या कंप्रेशन होगा। ठीक है, अब सेकेंड टाइप का मेंबर आता है आपका बीम या फ्रेम। बीम या फ्रेम, हमको पता है पहले से कि बीम में शियर फोर्स भी आता है, एक्सियल फोर्स भी आता है और मोमेंट भी आता है। तो बीम में कितने फोर्स एक्ट करेंगे? एक एक्सियल फोर्स एक्ट करेगा, एक शियर फोर्स एक्ट करेगा और एक मोमेंट एक्ट करेगा। तो यहाँ पे कितने अननोन हो गए? यहाँ पे 3 अननोन हो गए। कौन कौन सा? एक्सियल, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। और एक टाइप का स्ट्रक्चर होता है केबल। केबल एक्ट करता है एक्सियल मेंबर की तरह। बस डिफरेंस क्या होता है? केबल में ओनली टेंशन फोर्स लगता है, एक्सियल टेंशन फोर्स। इसीलिए इस केबल को कभी कभी बोलते हैं हम एक्सियल टेंशन मेंबर। तो अननोन फोर्स कितना है और वो क्या होगा? ओनली एक्सियल टेंशन होगा। ठीक है, इतने मेंबर से हमारा कोई भी स्ट्रक्चर बना हुआ होता है और उस मेंबर में कितने अननोन फोर्स होते हैं ये हमने देख लिया। ठीक है, अब आगे बात आते हैं कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। जाहिर सी बात आपको पता होगा इक्विलिब्रियम क्या होता है, फिर भी देख लेते हैं इक्विलिब्रियम होता क्या है। ठीक है, अब देखिए इक्विलिब्रियम होता क्या है इसकी। इफ़ नेट फोर्स मतलब फोर्स या मोमेंट भी फोर्स होता है, क्योंकि मोमेंट क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मतलब मोमेंट किससे बना है? फोर्स से ही बना है, इसलिए इसको फोर्स बोलते हैं। तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज जीरो इन ऑल डायरेक्शन, देन बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। और बॉडी इक्विलिब्रियम में कब आएगा? जब सारे फोर्स जो इस पर एक्ट कर रहे हैं उनका एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज जीरो, देन इन सभी डायरेक्शन में। मान लो अगर कोई एक बॉडी है, इस पर एक फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में एक फोर्स, इस डायरेक्शन में एक फोर्स, इस डायरेक्शन में एक फोर्स, इस डायरेक्शन में। तो इसका समेशन ऑफ Fx इक्वल टू 0 होना चाहिए, समेशन ऑफ Fy इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब जो भी फोर्स, मतलब कोई फोर्स डाउनवर्ड में एक्ट कर रहा है तो उसके लिए अपवर्ड फोर्स एक्ट करेगा। कोई इधर फोर्स एक्ट कर रहा है इस डायरेक्शन में तो इस डायरेक्शन में उसके अपोजिट एक फोर्स एक्ट करेगा, मतलब उसको इक्विलिब्रियम में लाएगा। अब इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं? बॉडी इन स्पेस में जो भी बॉडी होती है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में होती है। व्हीकल मूविंग विथ ए कांस्टेंट स्पीड। अब अगर कोई भी आप व्हीकल चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, तो हमें जाहिर सी बात है इक्विलिब्रियम कंडीशन मेंटेन करते हैं तभी चला पाते हैं, तो गिर जाते हैं। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम की कितनी हो सकती हैं? तो अगर 2D के लिए देखते हैं तो 2 कंडीशन होती है। 2D के लिए कितने इक्विलिब्रियम इक्वेशन होती है? 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन होती है। कौन कौन सी? समेशन ऑफ Fx इक्वल टू 0, समेशन ऑफ Fy इक्वल टू 0, समेशन ऑफ Em इक्वल टू 0। अगर 3D में देखा जाए तो 6 होती है। कौन कौन सी होती है? समेशन ऑफ Fx इक्वल टू 0, समेशन ऑफ Fy, समेशन ऑफ Fz, समेशन ऑफ Mx, समेशन ऑफ My, समेशन ऑफ Mz। ये होती है आपकी 3D में 6 होती है। ठीक है, तो ये तो हो गया इक्विलिब्रियम कंडीशन। लेकिन हमको इस स्ट्रक्चर में जो डील करना है वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम से डील करना है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? अभी आपने क्या लिखा था? इफ़ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज जीरो इन ऑल डायरेक्शन एंड बॉडी किस कंडीशन होनी चाहिए? स्टैटिक कंडीशन में होनी चाहिए। मतलब जो भी फोर्स लग रहा है उस पर 0 हो लेकिन बॉडी मूविंग नहीं होनी चाहिए। इसमें हमने देखा था व्हीकल मूविंग विथ ए कांस्टेंट स्पीड, मतलब व्हीकल मूव करिए, लेकिन इस स्टैटिक इक्विलिब्रियम में हमारी बॉडी होनी चाहिए रेस्ट, और उस रेस्ट बॉडी पे सभी डायरेक्शन में जो भी फोर्स लग रहे हैं वो 0 होने चाहिए। ठीक है, तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल तो ईजी है। आपकी जो बिल्डिंग है,
आपका जो ब्रिज है वो हमारे स्टैटिक इक्विलिब्रियम में आते हैं। तो स्ट्रक्चर में हम इसी इक्विलिब्रियम से पढ़ते हैं, ठीक है। बाकी ये कहानी आपकी हो गई इक्विलिब्रियम कंडीशन की। अब देखते हैं कि फोर्स सिस्टम क्या होता है। आपने सुना होगा कॉन्करेंट फोर्स, नॉन कॉन्करेंट फोर्स, कोप्लेनर फोर्स, ये सब आपने सुना होगा। इसको देखते हैं आखिर होते क्या हैं। और उस कंडीशन के लिए मान लीजिए कोप्लेनर कॉन्करेंट है तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितनी होगी ये हम देखते हैं। तो आपका फर्स्ट है कोप्लेनर प्लस कॉन्करेंट फोर्स। अब एक कोप्लेनर और कॉन्करेंट होता क्या है तो एक समझते हैं एग्जांपल से। मान लीजिए एक पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट की ए वाई एक्सिस है, इस पॉइंट की ए एक्स एक्सिस है, ठीक है। अब इस पॉइंट पे एक फोर्स इधर से आ रहा है जिसको हम F1 बोल रहे हैं, एक फोर्स जा रहा है जिसको हम F2 बोल रहे हैं, एक फोर्स इधर जा रहा है इसको F3 बोल रहे हैं, एक फोर्स इधर जा रहा है इसको हम F4 बोल रहे हैं, ठीक है। तो अब पहला देखते हैं कोप्लेनर क्या होता है। कोप्लेनर का मतलब है कि जितने भी फोर्स हैं वो सब एक ही प्लेन में एक्ट कर रहे हैं। तो उस टाइप के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं कोप्लेनर। मतलब देखिए सिंगल एक ही प्लेन है, एक ही प्लेन में सारे फोर्स एक्ट कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं कोप्लेनर। अब कॉन्करेंट क्या होता है? कॉन्करेंट का मतलब होता है कि सारे फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन जो है वो एक पॉइंट पर आके मिले। अब इसमें समझते हैं इसका लाइन ऑफ, देखिए इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन इस पॉइंट पे आके मिल रहा है, इस फोर्स का भी लाइन ऑफ एक्शन इस पॉइंट पे आके मिल रहा है, इस फोर्स का भी लाइन ऑफ एक्शन इस पॉइंट पे मिल रहा है, इस फोर्स का भी लाइन ऑफ एक्शन इस पॉइंट पे मिल रहा है। मतलब जितने भी फोर्स हैं उनका लाइन ऑफ एक्शन एक सिंगल पॉइंट पे मीट कर रहा है। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को बोलते हैं कॉन्करेंट स्ट्रक्चर या कॉन्करेंट। इसमें जो भी फोर्स एक्ट कर रहा हो कौन किस टाइप का है, कॉन्करेंट फोर्स है। तो हमको समझ में आ गया कोप्लेनर एक ही प्लेन में हो, कॉन्करेंट उसका लाइन ऑफ एक्शन एक पॉइंट पे आके मिले उसको हम कॉन्करेंट बोलते हैं। अब इस कंडीशन के लिए इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या क्या हो सकता है तो आप देख सकते हैं कि अगर x डायरेक्शन में सारे फोर्स का समेशन अगर 0 है तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन मिल सकता है ना। मतलब इस पॉइंट पे अगर सारे को कंपोनेंट को तो मान लो एंगल थीटा से है, ये इधर थीटा से, इधर थीटा से, इधर थीटा से, तो इसके कंपोनेंट को अगर हम ब्रेक करते हैं तो कंपोनेंट या तो x में आएगा या तो y में आएगा। तो अगर हम समेशन ऑफ fx करते हैं इक्वल टू 0 एक कंडीशन मिलेगा, समेशन ऑफ fy इक्वल टू 0। क्या समेशन ऑफ m मिलेगा इसमें? देखिए नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि हम जानते हैं मोमेंट इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ पे फोर्स तो दिख रहा है, अब मोमेंट कहाँ लेना है हमको, इसी पॉइंट पे मोमेंट लेना है। लेकिन हमको फोर्स तो दिख रहा है लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं मिलेगा। फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ है नहीं। मतलब मान लीजिए मोमेंट होता है तो फोर्स मान लीजिए एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तब मान इस पॉइंट पर अगर मोमेंट निकालना है तो अगर फोर्स एक्ट कर रहा है तो फोर्स इंटू ये वाली डिस्टेंस, तब हमारा होता है मान लीजिए फोर्स एफ है तो एम बराबर क्या होता है एफ इंटू डी। उसके लिए एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए जो यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। इस कंडीशन के लिए कितने इक्विलिब्रियम कंडीशन भी मिले? 2 मिले। ये हमारा समेशन ऑफ एम वाला इक्विलिब्रियम कंडीशन यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन इसके लिए कितने हो गए? 2, ठीक है। अब हमें समझ में आ गया कोप्लेनर और कॉन्करेंट क्या होते हैं। सेकंड देखते हैं कोप्लेनर प्लस नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस। कोप्लेनर प्लस नॉन, कोप्लेनर का मतलब समझ गए कि जो सारे फोर्स हो वो एक प्लेन में हो, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं सिंपल बीम। जो हमको इस स्ट्रक्चर में जितने भी बीम डील करने हैं वो कोप्लेनर और नॉन कॉन्करेंट ही हैं। मान लीजिए एक फोर्स ऐसे लग रहा है, एक फोर्स ऐसे लग रहा है, एक यूडीएल लग रहा है, ठीक है। तो देखिए जो सारे फोर्स लगे हैं वो तो बस एक ही प्लेन में हैं, तो कोप्लेनर तो है लेकिन ये नॉन कॉन्करेंट अब क्या होता है? जैसे आपने यहाँ पे देखा कॉन्करेंट क्या था कि एक पॉइंट पे उसका लाइन ऑफ एक्शन आके मिल रहा था। लेकिन अब इस बीम में देखें तो इसका लाइन ऑफ एक्शन कहीं इधर जा रहा है, इसका लाइन ऑफ एक्शन कहीं इधर जा रहा है, इसका लाइन ऑफ एक्शन डाउनवर्ड कहीं जा रहा है। तो कोई मतलब तीनों के लाइन ऑफ एक्शन एक पॉइंट पे नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को नॉन कॉन्करेंट स्ट्रक्चर बोलते हैं। जो ये फोर्स एक्ट कर रहा है उसको नॉन कॉन्करेंट फोर्स बोलते हैं, ठीक है। अब इस कंडीशन के लिए हमको इक्विलिब्रियम कंडीशन कितना होगा तो आप जानते ही होंगे। अगर एक बीम है तो उसके लिए इक्विलिब्रियम कंडीशन कितना होता है? 3 होता है, क्योंकि इसका कंपोनेंट x में आएगा तो समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू
0 और ये डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो जाहिर सी बात है हमारा एक रिएक्शन भी डेवलप होगा। तो समेशन ऑफ एफ वाई इजकल टू 0, बीम है तो मोमेंट भी तो आएगा, समेशन ऑफ एम इजकल टू 0। इसमें कितने मिल गए हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन? 3। ठीक है। अब थर्ड टाइप होता है आप इसमें नॉन कोप्लेनर प्लस कॉन्करेंट। अभी तक 2 कंडीशन में क्या था? कोप्लेनर था, लेकिन अब इस कंडीशन में आ गया नॉन कोप्लेनर और कॉन्करेंट फोर्स होना चाहिए। मतलब जो फोर्स एक्ट कर रहे हैं वो एक प्लेन में नहीं होने चाहिए, और कॉन्करेंट क्या था कि वो जितने भी फोर्स हैं उनका लाइन ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? सेम, मतलब उनका लाइन ऑफ एक्शन एक पॉइंट पे आके मिलना चाहिए। अब इसका एग्जांपल आप देखे होंगे, आपने सर्वे पढ़ा होगा, सर्वे में आपने यूज किया होगा लेबलिंग के लिए आपने यूज किया होगा ट्राइपॉड कैसा होता है? ट्राइपॉड कैसा होता है? एक मान लीजिए एक अपना डंडी इधर रहती है, एक डंडी कहीं इधर आए रहती है, एक डंडी कहीं इधर आए रहती है। ठीक है, ऐसे हमको लग रहा है कि सब एक प्लेन में है, लेकिन इसको अगर हम फिगर से देखें तो देखिए सॉरी देखिए इस टाइप के होते हैं। और देखिए जो तीनों फोर्स हैं वो एक प्लेन में नहीं हैं। ठीक है, देखिए जो तीनों फोर्स हैं वो एक प्लेन में नहीं है, इसलिए क्या हो गया? नॉन कोप्लेनर हो गया। ठीक है, बाकी अगर फोर्स देखते हैं इस पर, मान लीजिए F1 है, ये F2 है, ये F3 है। ठीक है, इन तीनों का लाइन ऑफ एक्शन एक पॉइंट पे मिल रहा है। देखिए एक पॉइंट पे आके मिल रहा है, इसीलिए इस टाइप ये क्या हो गया? कॉन्करेंट हो गया। नॉन कोप्लेनर, जो तीनों इसके फोर्स हैं, जो मेंबर हैं, वो एक प्लेन में नहीं है, इसका लाइन ऑफ एक्शन एक पॉइंट पे आके मिल रहा है, मतलब एक किस में हो गए? नॉन कोप्लेनर और कॉन्करेंट में हो गए। यहाँ पे बना लेते हैं हम, मान लीजिए यहाँ पे हम टेलीस्कोप लगाते हैं रीडिंग लेने के लिए। ठीक है, हो गया। अब इसके लिए इक्विलिब्रियम कंडीशन कितना होगा? तो एक तो समेशन ऑफ एफ एक्स होगा, एक समेशन ऑफ एफ वाई होगा, और एक अब ये समेशन ऑफ एफ जेड भी हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों डायरेक्शन में है। क्या मोमेंट वाला यहाँ पे आएगा इक्विलिब्रियम कंडीशन? आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जो तीनों फोर्स है उनका वो एक ही पॉइंट पे आके मिल रहे हैं, कोई भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं मिल रहा है, इसलिए मोमेंट वहाँ पे 0 हो जाएगा। तो इसके लिए कितने हो गए हमारे इक्विलिब्रियम कंडीशन? 3। एक चौथा आता है जिसको हम 3D में डील करते हैं, चौथा कंडीशन नॉन कोप्लेनर प्लस नॉन कॉन्करेंट। ठीक है, बस आप इसका समझ लीजिए 6 इक्विलिब्रियम इक्वेशन होते हैं। समझ लीजिए 3D में होता है, 3D बनाना मुश्किल है दिखाना, तो बस 6 होते हैं। कौन कौन से 6 होते हैं आपके? समेशन ऑफ एफ एक्स इजकल टू 0, समेशन ऑफ एफ वाई इजकल टू 0, समेशन ऑफ एफ जेड इजकल टू 0, समेशन ऑफ एम एक्स इजकल टू 0, समेशन ऑफ एम वाई इजकल टू 0, समेशन ऑफ एम जेड इजकल टू 0। कितने हो गए? 6 हो गए। यानी इसके लिए इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितनी होती है? 6 हो गई। अब हमने पढ़ लिया चारों फोर्स सिस्टम को और उसके लिए इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितना होता है। अब अब कोई आपसे पूछे इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितने होते हैं, तो आप उसे तुरंत पूछिएगा कि सर आप क्वेश्चन आपका गलत है। पहले आप ये बताइए किस सिस्टम के लिए पूछ रहे हैं इक्विलिब्रियम इक्वेशन, क्योंकि जो हमने फर्स्ट सिस्टम पढ़ा इसके लिए तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन 2 ही होता है, लेकिन जनरली लोग बोलते हैं 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन होता है। तो जो भी आपसे कोई पूछेगा इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितने होते हैं, तो आप बोलेगा पहले आप अपने क्वेश्चन को सही कीजिए, पहले पूछिए कौन सा फोर्थ सिस्टम के लिए आप पूछ रहे हैं इक्विलिब्रियम इक्वेशन। ठीक है, अगर वो फर्स्ट वाले के लिए पूछ रहे हैं 2, सेकेंड वाले के लिए 3, थर्ड वाले के लिए 3, बाकी फोर्थ वाले के लिए 6 हो गया। तो अब यहाँ तक तो कहानी आपकी चली इक्विलिब्रियम इक्वेशन की, ख़त्म हो गया ये। आगे आपका स्टार्ट। ठीक है, लास्ट टॉपिक है डिटरमिनेट
एंड इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर क्या होता है? ठीक है, डिटरमिनेट एंड इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर क्या होता है? तो हम एक एग्जांपल लेते हैं बीम का। अभी हमको नहीं पता क्या होता है, ठीक है। एक पॉइंट लोड लगा है W, लेंथ इसकी L/2 और टोटल लेंथ कितनी हो गई L। हम रिएक्शन को फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो कौन सी कंडीशन है आपकी, कौन सी कंडीशन है? कोप्लेनर प्लस नॉन कॉनकरेंट। उसके लिए कितनी इक्विलिब्रियम इक्वेशन थी? 3। कौन कौन सी? समेशन ऑफ Fx, समेशन ऑफ Fy, समेशन ऑफ M। पहला यूज करते हैं, समेशन ऑफ Fx इक्वल टू 0। इस बीम में कहीं पे आपको हॉरिजॉन्टल फोर्स दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो मतलब ये इक्वेशन तो हमारा अभी यूज नहीं हो सकता, ठीक है। सेकंड यूज करते हैं, समेशन ऑफ Fy इक्वल टू 0। समझा, अगर मान लेते ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, तो यहाँ पे एक रिएक्शन डेवलप होगा RA, यहाँ पे एक रिएक्शन डेवलप होगा RE, और यहाँ पे तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन डेवलप होगा, लेकिन उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? HA इक्वल टू 0, ठीक है। Fy इक्वल टू अगर 0 किए हैं तो क्या होगा? अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। आपने मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में इसको पढ़ा होगा, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इसी को बोलते हैं। आपने इसे रिएक्शन निकालना पड़ा होगा। अब क्या करेंगे, किसी एक पॉइंट के अबाउट मोमेंट लीजिए। अगर हम एक के अबाउट मोमेंट लेते हैं तो क्या आएगा? क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। RB इंटू L इक्वल टू W इंटू L/2। तो RB कितना हो गया आपका? L/W/2। अगर इसकी वैल्यू इक्वेशन 1 में डालते हैं तो हमको RA कितना मिल जाएगा? W/2, ठीक है। मतलब हमारा RA और अभी हमको एक्सटर्नल रिएक्शन से बस डील करना है। अभी इंटरनल जो रिएक्शन होते हैं उनको छोड़िए, बाद में देखेंगे क्या होते हैं, ठीक है। क्या हो गया? हमारा RA और RB फाइंड आउट हो गया। अब एक बीम हम और लेते हैं। कौन सा बीम है? प्रॉप्ट कॉन्टिलीवर बीम। यहाँ पे कितने रिएक्शन आते हैं? 3। यहाँ पे कितने आते हैं? 1 आते हैं, ठीक है। और मान लीजिए एक हमारा ये लोड W लग रहा है, समय यहाँ पे L/2, ठीक है। तो यहाँ पे कितने अननोन हैं? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 एक्सटर्नल रिएक्शन लगता है और यहाँ पे 1 लगता है। कितने अननोन है? 4। और ये कौन सा सिस्टम है? कोप्लेनर नॉन कॉनकरेंट। उसके लिए कितने इक्विलिब्रियम इक्वेशन होती हैं? 3। हमारे पास 3 इक्वेशन है। समेशन ऑफ Fx, समेशन ऑफ Fy, समेशन ऑफ M इक्वल टू 0। और हमको फाइंड आउट करने हैं 4 अननोन। क्या ये पॉसिबल है? 3 इक्वेशन से 4 अननोन आप निकाल सकते हैं? कभी नहीं निकाल पाएंगे। आपने पढ़ा हुआ क्लास 9th 10th में लीनियर इक्वेशन में, अगर दो अननोन है तो 2 इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होती है। उसी तरह यहाँ पे इस 3 हमारा इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, उसको हमें 4 अननोन निकालना है, तो नहीं निकाल सकते हैं। तब इससे हमें पता क्या चलता है? कोई भी स्ट्रक्चर जो इक्विलिब्रियम इक्वेशन से सॉल्व हो जाए, मतलब उसके जितने भी रिएक्शन है अगर वो फाइंड आउट हो जाए, तो उस टाइप के स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर। मतलब इसको एनालाइज करने के लिए कोई हमें बाहरी से इक्वेशन नहीं पैदा करना पड़ा है। हमारे पास था, जितने हमारे पास इक्विलिब्रियम इक्वेशन था, उसकी मदद से इसके रिएक्शन को हम फाइंड आउट कर लिए। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर। और अगर इक्विलिब्रियम इक्वेशन की मदद से हम अगर अननोन फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं किसी बीम का, तो उस टाइप के बीम को बोलेंगे इनडिटरमिनेंट स्ट्रक्चर। तो इस टाइप के हम बीम को बोलेंगे इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। मतलब जो प्रॉप्ट कैंटिलीवर बीम है, इसको कौन सा स्ट्रक्चर हो गया? इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। तो आपको मैंने जो टाइप ऑफ मतलब आप लोग समझ में आ गया होगा डिटरमिनेट स्ट्रक्चर क्या, इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर क्या है। जो बीम हमारे इक्विलिब्रियम इक्वेशन से एनालाइज हो जाए उसे हम डिटरमिनेट बोलेंगे, और जो बीम इक्विलिब्रियम इक्वेशन से एनालाइज ना हो उसे इनडिटरमिनेट बोलेंगे, ठीक है। तो हम बाद में वो देखेंगे कि इनडिटरमिनेट में बीम को एनालाइज करने के लिए क्या करना होता है और किसकी मदद लेनी होती है। अभी बस हमको समझना था डिटरमिनेट क्या होते हैं, इनडिटरमिनेट क्या होते हैं, ठीक है।
आपने टाइप्स ऑफ बीम लिखा था। फर्स्ट आपने लिखा था फिक्स बीम, क्या बता सकते हैं कौन सा स्ट्रक्चर है? दूसरा था सिंपली सपोर्टेड बीम, क्या बता सकते हैं कौन सा स्ट्रक्चर है, मतलब डिटर्मिनेट है कि इनडिटर्मिनेट है? तीसरा हमने देखा था कैंटिलीवर बीम, ठीक है। चौथा हमने देखा था प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम। पांचवा देखा था हमने कंटिन्यूअस बीम। छठवां देखा था हमने ओवरहैंग बीम। तब क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर डिटर्मिनेट है, कौन सा स्ट्रक्चर इनडिटर्मिनेट है? ये देखते हैं। ये फिक्स बीम है तो यहाँ पे कितने रिएक्शन आएंगे? 3। यहाँ पे कितने आएंगे? 3। बीम किसका है? फोर्स सिस्टम कौन सा है? कोप्लेनर प्लस नॉन कॉन्करेंट। तो कितने इक्वेशन होते हैं? 3। 6 अननोन निकालना है 3 इक्वेशन से, निकल पाएगा? पॉसिबल ही नहीं है। तो कौन सा स्ट्रक्चर हो गया ये? इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पे कितने इक्वेशन आएंगे? हिंज सपोर्ट है 2, रोलर सपोर्ट है, कितने इक्वेशन आएंगे? 1। कितने अननोन हुए? 3। इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितना होता है? 3। फाइंड आउट हो जाएंगे? यस। तो इसको क्या बोलते हैं? डिटरमिनेट। कैंटिलीवर बीम है, कितने अननोन? 1 2 3 अननोन। इक्वेशन कितना होता है? 3। तो एनालाइज हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं? डिटरमिनेट, ठीक है। यहाँ पे देखिए कितने इक्वेशन? 3 फिक्स्ड बीम है। यहाँ पे कितने इक्वेशन? 1 प्रॉप्ड रोलर सपोर्ट है, कितने अननोन हो गए हैं? 4। इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितना होता है? 3। तो एनालाइज हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। तो इसको बोलते हैं इनडिटर्मिनेट। कंटिन्यूअस बीम, हिंज सपोर्ट 2, रोलर सपोर्ट रिएक्शन 1, रोलर सपोर्ट रिएक्शन 1, टोटल कितना हो गया? 2 3 4 हो गया। इक्वेशन कितनी होती है? 3। एनालाइज कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। कौन सा स्ट्रक्चर हो गया? इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर हो गया। सेम आप इसको भी कर लीजिए। यहाँ पे कितना है? 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 3 होंगे, 3 इक्वेशन होता है, तो हमारा क्या हो गया? डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर हो गया। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन पार्ट। अब यहाँ तक दोनों के लिए कॉमन था, बीटेक के लिए और डिप्लोमा के लिए। अब आगे से जो भी लेक्चर आएंगे वो सेपरेट आएंगे। अभी बीटेक के लिए इंट्रोडक्शन पार्ट अभी कम से कम 2 क्लास चलेगा, लेकिन अब डिप्लोमा के लिए मैं स्लोप और डिफ्लेक्शन स्टार्ट करूँगा, और अभी बीटेक के लिए इंट्रोडक्शन पार्ट कंटिन्यू होगा। लास्ट क्लास में मैंने आपसे बोला था कि मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। तो आप वो क्वेश्चन एक बार नोट कर लीजिए और आंसर दीजिए। मैंने बताया था आपको कि रिजिड जॉइंट स्ट्रक्चर क्या होता है, पिन जॉइंट स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। तो उसी पे बेस एक क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही है, बड़ा क्वेश्चन नहीं है। द जॉइंट आर कंसीडर रिजिड। पढ़ाया था क्या होता है रिजिड जॉइंट और पिन जॉइंट क्या होता है। तो बताना है कि कोई भी जॉइंट को रिजिड कंसीडर कब करते हैं। अब कंडीशन दी है कई सारी, ऑप्शन ए दिया है आपका नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ द एंगल बिटवीन द मेंबर। और ऑप्शन बी है 90 डिग्री एंगल बिटवीन द मेंबर। थर्ड है 180 डिग्री एंगल बिटवीन द मेंबर। फोर्थ डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो बताइए क्या होगा। अगर लेक्चर को ध्यान से पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा, मतलब आंसर आपको मिल चुका होगा कौन सा ऑप्शन होगा। क्या बताया था? रिजिड जॉइंट है दिया था, मान लीजिए हमारा बीम पार्ट है, कॉलम पार्ट है और एक रिजिड जॉइंट से हमारे जॉइंट है। अगर इसको हम इन दोनों के बीच का एंगल मान लीजिए थीटा है और इसका रोटेशन हुआ तो एंगल थीटा ही है अभी है, मतलब उसके बीच का एंगल चेंज नहीं हो रहा है। तो जाहिर सी बात है फर्स्ट ऑप्शन ही सही होगा आपका, नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ द एंगल बिटवीन द मेंबर। 2 मार्क्स का क्वेश्चन था RPSC जो राजस्थान स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम कराती है। तो यही सब है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।